अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक तरफ गज़ा और उसकी सिचुएशन है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया खड़ी है। अब किसी तरह से बोर्ड ऑफ पीस BOP यानी वो ऐसा प्लान जिससे गज़ा में अमन आएगा वो बना। इसके बाद बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मौका है। मैं तो बड़ा हैरान इस बात पे हूँ कि जो इज़्ज़त और तकरीम के लिए सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी कोशिश करते रहे, पाकिस्तान की लीडरशिप कोशिश करती रही, अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रोल इतना उजागर हुआ और पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, अहमियत को समझ रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हुए पाकिस्तान को एक अहम की प्लेयर के तौर पे देख रही है। अब जाके दुनिया के बड़े बड़े मामला, चाहे अरब लीग का मसला हो, इसराइल ने हमला कर दिया हो एक अरब मुल्क पर, अरब लीग का इजलास बुलाया हो, वहाँ पाकिस्तान मौजूद हो, सऊदी अरब को डिफेंस पैक्ट करना हो, वहाँ पाकिस्तान मौजूद हो, तुर्किया के मामलात आगे बढ़ने हो तो पाकिस्तान का साथ लेके आगे बढ़ा जाए, गज़ा का मसला चल रहा हो तो वहाँ पर पाकिस्तान का रोल सबसे अहम करार दिया जाए। पाकिस्तान ये बोर्ड ऑफ पीस में क्यों ना होना चाहिए। हम वहाँ होंगे तो फ़लस्तीन के मामलात, फ़लस्तीनियों के हुकूक, इन सब पर डाका नहीं डाला जा सकेगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाकिस्तान के होने से इसराइल को है। तुर्की और पाकिस्तान जहाँ होंगे, इसराइल को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। दूसरी तरफ अमरीकी ईरान टेंशन लगता है कि कुछ अरसे को थम गई है, लेकिन क्या ये टेंशन दोबारा राइज हो सकती है। तीसरी तरफ इस बोर्ड ऑफ पीस के बाद गज़ा का मसला होगा तो क्या कश्मीर का मसला भी आगे आ सकता है। भारतीयों को इसकी बड़ी तकलीफ़ उठ रही है और पाकिस्तान के नाम से उनको बहुत ही तकलीफ़ उठ रही है, और उठती है तो उठती रहे, हमें अब इससे कोई परवाह नहीं। 10 मई के थप्पड़ों के बाद भारत की ना तो कोई वक़्त रह गई है और ना कोई हैसियत रह गई है। इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान एक लीडर के तौर पे उभरा है, लेकिन पीस को लेकर पाकिस्तान ने अपना किरदार जहाँ जहाँ पर शो किया है वहाँ वहाँ पर अमन कायम हुआ। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। भारत का किरदार जहाँ जहाँ था, श्रीलंका हो तो वहाँ आग लगी, बांग्लादेश हो तो वहाँ आग लगी, ईरान के साथ दोस्ती हो तो वहाँ से इनके एजेंट इसराइल के लिए काम करते हुए पकड़े गए, रशिया हो तो उसकी जड़ें काट रहा है। जहाँ जहाँ भारत का किरदार रहा वहीं वहीं पर आग लगी, वहीं वहीं पर दहशतगर्दी हुई, और ये चीज़ अब पूरी दुनिया मान भी रही है और आप सबके सामने। हम इन बहुत सारी चीज़ों को ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले से जो नई डील और शराइत ये सब करना चाहती है, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब भी एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, माहिर बैन अक़वामी उमूर भी हैं, और सबसे थोड़ी देर में हमें मतीन हैदर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे जो ख़ुद बड़ा सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा कदावर नाम है, माहिर बैन अक़वामी उमूर है। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। ब्रिगेडियर साहब, ये पीस प्लान, बोर्ड ऑफ पीस, पाकिस्तान की शमूलियत, ये तो बड़ा अहम मैं तो बड़ा हैरान हूँ कुछ चीज़ों पर। सारी ज़िंदगी तो हम इसी के लिए देख रहे थे अपनी गवर्नमेंट की तरफ कि हमें ये वाली रिस्पेक्ट चाहिए, हमें ये वाला मकाम चाहिए। अब मिल रहा है तो कुछ अनासिर इससे खुद, मैं तो बड़ा हैरान हूँ क्यों नहीं है, और पाकिस्तान का वहाँ किरदार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस रीजनली एंड ग्लोबली, यानी कि अपने खित्ते में, दुनिया में पाकिस्तान अमन चाहता है। आपको पता है हर चीज पे, इवन कश्मीर के मामले में इंडिया के साथ, अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के बावजूद हमने अमन की कोशिश की है। ये कोई क्लेम नहीं है, ये फैक्ट है। द होल वर्ल्ड नोज इज एक्नॉलेजेड। इंडिया इज द स्पॉइलर फॉर पीस। जो आप बात कर रहे थे वो सामने देखा, हर जगह पे इंडिया स्पॉइलर रोल में आता है। अब जो मिडल ईस्ट की पीस की बात हो रही है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये देखें मशरिक वस्ता में, मिडल ईस्ट में कितनी जंगें हुई हैं और चलती जा रही हैं, और उसका नुकसान सबको है। फलस्तीन, गाजा के लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी जो पूरा खित्ता है वो इट इज बीइंग हेल्ड होस्टेज बाय दिस वॉर एंड ऑल दी अदर फॉर्म्स ऑफ वॉर। मतलब जंग के मुख्तलिफ जो तरीके हैं ना, जो चलते रहे हैं, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह वगैरह। तो अब अमन की कोशिश है जिसमें सोल्यूशन गाजा का भी निकले, फलस्तीन का भी निकले, ओवरऑल मिडिल ईस्ट को अब बड़ी पिक्चर देखेंगे ना, तो उसमें तो पाकिस्तान का तो रोल इसमें होना है। और इसमें इसके अलावा के पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस, जो चीज लोग समझते नहीं है ज्यादा, मतलब इतना इल्म नहीं है, वो मैंने अपनी दोनों किताबें ग्वादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड, जियो पॉलिटिक पाकिस्तान में, और आर्टिकल्स में बेताशा एज अ जियो पॉलिटिशियन बेसिकली,
ये चीज बताई है बार बार कि हम जो है यानी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ साउथ एशिया की एंटिटी नहीं है, यानी इधर का मुल्क नहीं है। आप देखें ना, हमारा जो वेस्ट है यानी हमारा मगरब वाली साइड जो है वो तो वेस्ट एशिया में है, और यानी ग्वादर में खड़े हो जब हम, तो आपके सामने ओमान है, मस्कत है, साथ ईरान है, पर ये गल्फ के ऊपर है, तो ये साउथ एशिया तो नहीं है ना। साउथ एशिया तो खत्म हो जाता है हब रिवर के ऊपर जो कराची के बाहर है। तो हमारे बहुत सारे इस तरह हमारे सेंट्रल एशिया, जब अफगानिस्तान से आगे देखते हैं तो सेंट्रल एशिया के साथ हमारी हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल लिंकेज है वगैरह। तो पाकिस्तान का मल्टी रीजनल तल्लक है। तो मिडिल ईस्ट का जहां तक तल्लक है जिसकी बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान इज अ प्रिंसिपल मेजर स्टेट एक्टर। इट इज हमेशा हमने सपोर्ट की है अरब कॉज को, मुस्लिम कॉजेस को वहां के लोगों के साथ। फिर हमारी वहां आप देखें कितना डियास्पोरा वहां पर कितना है गल्फ के अंदर, आप देखें आपकी वहां से रेवेन्यू कितना आता है आपको रेमिटेंस। फिर आपके लोग वहां रिलीजियस और कल्चरल बेसिस पे जाते हैं, तो आप बॉन्डिंग देखें ना कितनी ज्यादा हमारी। तो पाकिस्तान के पास काबिलियत है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे सकता है, मिलिट्री फोर्सेस दे सकता है, देता रहा है। मैं खुद सऊदी अरेबिया में सर्व कर चुका हूं, और तमाम मिडल ईस्ट को पाकिस्तानी एयरफोर्स आर्मी नेवी ट्रेन करती रही है। तो हमारा बहुत ज्यादा गहरा तल्लक है हिस्टोरिकल और प्रेजेंट ऑल्सो। तो कमिंग टू दिस बोर्ड ऑफ पीस, अगर पाकिस्तान ने नहीं उसमें होना तो किसने होना है? बिल्कुल सही, ये बात पहली है। तो दूसरी बात ये है, जो आप इसराइल की बात करते हैं ना, अब वहां पर इसराइल को भी अमन चाहिए। ये लोगों को गलत फहमी है कि सबको प्रेसिडेंट अगर अमेरिका के सदर कर रहे हैं तो जाहिर है इसराइल इज ऑल्सो ऑन बोर्ड। वो ठीक है, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट गार्ड करता है, इसराइल भी करेगा, सऊदी भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, ईरान भी करेगा, लेकिन ओवरऑल पीस इज रिक्वायर्ड इन द मिडल ईस्ट। तो बोर्ड ऑफ पीस का यही मतलब है, और गाजा से शुरू हो और वहां पर और उधर पीस अमन की जो भी, उसके बाद आप कश्मीर को लेके आना। आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर आएगा कि नहीं आएगा, भाई हमने लाना है कश्मीर को। कश्मीर में अमन लाना, इंडिया को कश्मीर से निकालना, ये हमारा काम है पाकिस्तान का, क्योंकि कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर पानी सारा आपका वहां से आता है दरियाओं का, एंड बाकी भी हमारे लोग हैं जो आपको सारी हिस्ट्री सबको पता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान का वेलकम स्टेप है, और पाकिस्तान से गो फॉर दिस इनिशिएटिव। और जहां तक कुछ लोगों का इसके मुतालिक बात करने का है, वो शायद कुछ लोगों को इल्म नहीं है, कुछ अपने पेटी एजेंडास पे कर रहे हैं। इट इज समथिंग पाकिस्तान शुड, जो इनिशिएटिव को पाकिस्तान ने ज्वाइन करना है, और अकेले भी नहीं है। आप सऊदीया के साथ, तुर्की के साथ, जिनके साथ हम वैसे डिफेंस पैक्ट्स में आ रहे हैं, आप देखें ना, आप तो बिगर पिक्चर देखें ना, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह मेजर वेट देयर। जबरदस्त। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यही बात जो आप कर रहे हैं ना, यही चीज़ मैं खुद समझने से कासिर हूँ। लोगों को प्रॉब्लम क्या, सारी ज़िंदगी तो हम यही चाहते थे कि हमें ये पोजीशन हासिल हो, आज मिल रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोगों को इसकी परेशानी हो। आपने ठीक कहा कि कुछ के अपने पेटी एजेंडाज हैं। डॉक्टर शाजिया प्लीज़, एक तो बोर्ड ऑफ पीस, इसका प्लान, फिर 59 ममालिक के साथ पाकिस्तान की शिरकत, और इम्पॉर्टेंट बात वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अमन कायम करने के लिए सियासी और सिफारती है। हमने कौन सा जंग लड़ने के लिए ये ज्वाइन किया है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास, जिसकी वजह से जो बात है वो समझ में नहीं आ रही है। तो और रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने ढूंढ लिया है, वो समझ रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या चीज़। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ है, जो इससे पहले हमने टोनी ब्लेयर की भी देखी, क्लिंटन फाउंडेशन देखी। टोनी ब्लेयर ने एक लीग ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट की थी, सॉरी जो बाइडन ने, वो विदर आउट हो गई विद द टाइम। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक पर्सनल वेंचर है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो दुनिया के अंदर पीस कायम करने के लिए जो है उन्होंने स्टार्ट की है। इसकी वेबसाइट है, इसका लोगो है जिसपे अक़वाम मुत्तहिदा से मिलता जुलता लोगो, लेकिन उसके साथ 2 गोल्डन पारे हैं। तो हमें पता है कि ट्रंप को गोल्डन कलर बहुत पसंद है। तो अब अगर जब हम ये समझ लें कि बोर्ड ऑफ पीस जो है ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन या एनजीओ है, लेकिन थोड़े ग्रैंड पैमाने पर एक बंदा अपने पर्सनल वेंचर से स्टार्ट कर रहा है, और एक एलीट क्लब है जिसकी मेंबरशिप के लिए आपको $1 बिलियन देना है। वो मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान ने एक आना भी नहीं दिया है, हमें रिस्पेक्टफुली वैसे ही इसमें शामिल कर दिया गया। तो आप और मेरे पास तो $1 बिलियन है नहीं, अगर किसी के पास हो तो ऐसे क्लब की मेंबरशिप में आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये तो बिल्कुल साइड पे है। जिसको बोर्ड ऑफ पीस पे जो बंदा बहस कर रहा है उसको ये आइडिया ही नहीं है, उसने इवन एक दफा स्क्रॉल करके बोर्ड ऑफ पीस की वेबसाइट भी नहीं देखी हुई, वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो बात क्या कर रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक
मैं इसे थिंक टैंक या एनजीओ समझती हूँ। ट्रम्प ये नहीं कह रहे, वो इसे कह रहे हैं जी मैं पैरेलल इदारा बना रहा हूँ जो कि यूनाइटेड नेशन के। मैं इसे अभी भी थिंक टैंक समझ रही हूँ। अगर ये सर्वाइव भी किया तो थिंक टैंक की तरह ही करेगा। अब इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अब एक चैप्टर जो है इसमें जो सबसे सैड चीज है, क्योंकि ये उनने अपना पर्सनल वेंचर टूटी हुई कमर पे खड़ा किया है गजा की, और इसका एक चैप्टर है चैप्टर 1 गजा। क्योंकि हर थिंक टैंक का आपको पता है कि एक एजेंडा होता है, कोई पब्लिक टू पब्लिक डिप्लोमेसी, कोई डेमोक्रेसी, कोई चाइल्ड लेबर, कोई चाइल्ड अब्यूज। तो ये थिंक टैंक जो ये वाला बोर्ड ऑफ पीस है ट्रम्प का, इसका एजेंडा है दुनिया में अमन कायम करना, पीस कायम करना। तो इस वक्त पीस की जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा गजा में है। तो गजा इसका चैप्टर 1 है। गजा के अंदर जो है उसके जब आप वहां स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जी ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। अब पाकिस्तान के ऊपर एतराज करने वालों को बोर्ड ऑफ पीस का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने बिल्कुल $1 बिलियन नहीं दिए। उनको एक एलीट क्लब, एक थिंक टैंक की मेंबरशिप का कहा गया है। पाकिस्तान क्यों इस इज्जत को साइड पे रख दे और इस इज्जत का जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए हिस्सा क्यों ना बने। पेरिफेरी या फ्रिंजिस पे बैठना कहाँ की अकलमंदी है। और दूसरा, वो बोर्ड ऑफ पीस को गजा के पीस प्लान से कंफ्यूज कर रहे हैं। गजा का पीस प्लान, उसकी आगे से आप समझिए कि कोई एक काम है या क्लॉज है या जबरदस्ती उसे बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिला दिया गया है। वो वही 20 पॉइंट एजेंडा है जिसको हम बारहा आपके ही प्रोग्राम में हजारों दफा डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि फलस्तीन की रियासत के कयाम के बगैर हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि हम अपने फौजी नहीं भेजेंगे जब तक कि उनके पास मैंडेट नहीं होगा यूनाइटेड नेशन का। और पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि हम जबरदस्ती हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे। लेकिन उसमें मैं आपको ये बता दूं कि नई डेवलपमेंट जो इस वक्त आपके पास नहीं होगी, मैं दावा नहीं करती हो सकती है, वो ये है कि ये जो पीस प्लान है ना, बोर्ड ऑफ पीस को आप एक तरफ छोड़े, जो गजा का पीस प्लान है जो कि एक सब चैप्टर है उस बड़े बोर्ड ऑफ पीस एनजीओ का, उसके अंदर फलस्तीनी खुद इन्वॉल्व, उसमें अली शाह जो है इन्वॉल्व है, उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन्वॉल्व हो गई है, उसके अंदर जो है हमास जो है उनके नुमाइंदे इन्वॉल्व हो गए। और आप एट द एंड ऑफ द डे ये जहन में रखिएगा, चाहे हमारी सेंटीमेंट कितने ही हैं फलस्तीनियों के साथ, अगर फलस्तीनी खुद जो हैं वो किसी भी ऐसे वेंचर का हिस्सा बन गए तो हम बाहर बैठकर शोर नहीं मचा पाएंगे। तो लिहाजा एक तो शोर मचाना किसी मसले का हल नहीं होता। जिस दिन ये बोर्ड ऑफ पीस की बात आई थी उस दिन पूरा दिन मैं हर मीडिया पे यही कहती रही थी कि भाई मुझे पता नहीं, ना तो हमें कोई स्टेट बता रही है, हमें पता ही नहीं है हो क्या रहा है। उससे अगले दिन अपनी कोशिश से डिस्कवर किया तो पता चला कि कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट एन ऑनर, इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर टेक्निकली मैं थोड़ा सा इस पर और हम आगे जाते हैं, इस पर ज़रा और भी बात करते हैं। पहले ज़रा डॉक्टर सजाद साहब प्लीज़ ज़रा आपका व्यू। एक तो टेक्निकली पाकिस्तान का वहाँ होना, तुर्किया का वहाँ होना, हमास इम्पॉर्टेंटली, जाहिर है कि ये वो एक्टर्स हैं जिनके बगैर तो ये काम होना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यहाँ आने में इसराइल को थी, भारत को थी, तो हमें क्यों होनी चाहिए? जब दूसरे मुल्कों को परेशानी है कि पाकिस्तान आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हम तो वाकई में गजा के अमन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। पहले तो ब्रिगेडियर साहब ने और डॉक्टर शाजिया ने इसके कई पहलू जो है उसको उजागर किए, उस पर रोशनी डाली है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात जो कि एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि भारत का, अफगानिस्तान का और इज़राइल का जो बयानिया होता है उसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को तकवीत बख्शी जाती है, उसी को रीट्वीट भी किया जाता है और बग़ैर स्टडी किए। जिस तरह आपकी 27वीं आईनी तरमीम को स्टडी नहीं किया था, जब उनसे पूछा गया कि जी इसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ये आप नहीं समझते, उन्होंने कहा मौलाना साहब को पता होगा। उन्होंने कहा आपको भी तो कुछ पता, उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब से ही पूछ लें। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है, मैं इसकी पंच लाइन बता देता हूँ। डॉक्टर शाजिया ने तो इसके पहलू बता दिए कि हमास, क्योंकि हमास के हवाले से एक कन्फ्यूजन खुद भी वेस्ट में पाई जाती है। हमास को एक पॉलिटिकल फिगर समझ के वो कतर में बिठाते हैं और मुज़ाकरात करते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो अनआर्म्ड होगा, यानी उसको गैर मुसल्लह होना पड़ेगा, फिर वो उसको गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा भी बनाते हैं। हमारा जो पड़ोसी है वो कहता है कि आप हमास को टेररिस्ट कहें और ख़ुद उसने बहैसियत रियासत जो है वो हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया। एक तो हमें ये समझना होगा कि हमास जो है क्या फ़लस्तीनियों के लिए लेजिटिमेट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए बहुत सारे ऐसे लश्कर हैं जिसको भारत ये समझता है कि वो टेररिस्ट हैं, लेकिन अगर आप कश्मीरियों से पूछें तो उनके लिए एक लेजिटिमेट है वो, और लेजिटिमेट स्ट्रगल है उनके लिए, और वो उसको निजात हिंदा भी बहुत सारे ममालिक समझते हैं अपने अपने लोगों को जिनको इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। लेकिन
हमने गजा जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें मैं 2 नुकात आपके सामने रखूंगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस जो है वो आपकी स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसने स्टेबलाइज करना है गजा को, ना कि वो कोई सिक्योरिटी फोर्स है। पहले तो इस चीज को क्लियर करने की जरूरत है। दूसरा, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में बताया है कि हमें 1967 की जो सरहदों के मुताबिक एक आजाद फलस्तीनी रियासत की बात करनी है हर सूरत। तो इससे तो नफी हो गई उस तमाम प्रोपेगंडे की कि जी अब वो पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। बार बार हम कहते थे कि पाकिस्तान उम्मा को लीड कर रहा है, करता है और करता रहेगा, लेकिन हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली थी। अब वही क्या अब जब हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है तो 3 ममालिक को और 1 जमात को उनके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सहरा हमारे सर क्यों नहीं, जबकि उनकी अपनी खातून रुकने पार्लियामेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर क्या बातें की थी। क्या वो जो कश्मीर से लेकर फलस्तीन और इजराइल तक का मामला था, क्या मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये फिर पॉलिटिकल साइड पे चली जाएगी बात, टॉपिक नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये क्या कि फलस्तीनियों के लिए डिप्लोमेटिक या फलस्तीनियों के लिए एक सिफारती आवाज उठाना कोई गुनाह है? बिल्कुल नहीं। क्या फलस्तीनियों की ग़िज़ाई इमदाद, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो है उन तक उसकी रसाई पाकिस्तान के जरिए अगर हो जाए, बेसिक मकासद तो जो अभी डॉक्टर शाजिया ने कहा ना कि ये एक एनजीओ की तरह वर्क करेगी और वह फलाही काम बहुत जरूरी। अब आप ये देखें, पाकिस्तान ने अपना 2 टोक मौक़िफ़ बता दिया कि ये सियासी और सिफारती फोरम है, यहाँ को फौज नहीं भेज रहे, और वो बड़े डिटेल बात हुई है। मतीन साहब प्लीज सर, आपने भी ज्वाइन कर लिया है। ये बोर्ड ऑफ पीस, पाकिस्तान की शमूलियत, कितनी पॉइंटर्स हम स्ट्रेटेजिकली देखें कि हमें यहाँ पर कितनी बेहतर सिचुएशन है हमारी बतौर पाकिस्तान एक मुल्क, और हम वहाँ मौजूद हैं। यही तो हम सारी ज़िंदगी चाहते थे कि असल मामलात में हमें दूर क्यों रखा जाता है। आज हमें हर मामले में आगे रखा जा रहा है, तो अजीब प्रॉब्लम सामने आ रही है कुछ लोगों को। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब को भी सुन रहा था। बिल्कुल उन्होंने सही अंदाज में इसमें बोर्ड ऑफ पीस, गजा, इसमें पाकिस्तान की शमूलियत, पाकिस्तान के किरदार को वो देखा। लेकिन इसमें बिल्कुल मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसमें कि बोर्ड ऑफ पीस में जो पाकिस्तान की शमूलियत है वो यकीनी तौर पे बहुत सारे पहलुओं के एतबार से बड़ी अहम है। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान उस बोर्ड ऑफ पीस में हो गया जहाँ दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के वज़ीर आज़म भी हैं, इसी बोर्ड ऑफ पीस में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी होंगे और इसी बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी होंगे। तो पाकिस्तान की शमूलियत बेसिकली इजराइल और भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस में खटक रही है। लेकिन चूंकि अमरीकी सदर ट्रंप की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में हो, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस है। देखिए, इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा, इसमें दुनिया के दीगर तनाज़ात भी आ सकते हैं अमन के लिए, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में अगर गजा के अमन में आगे खासी पेशरफ्त होती है, वहाँ पे जिस तरह के अमन का दूसरा वाला जिसमें तामीर नौ, जिसमें जो है वो हमास को डिसआर्म करना और ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, और अगर सही मानों में वहाँ पे अमन कायम हो जाता है तो उसके बाद जनूबी एशिया से जम्मू एंड कश्मीर का तनाज़ा भी बोर्ड ऑफ पीस में आ सकता है। चूँकि ट्रंप साहब इस बात में मुसर हैं कि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज लेना है। तो अब ये देखना होगा कि हिंदुस्तान और इजराइल को पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत है, जो मौजूदगी है, वो कैसे उनको वो बर्दाश्त होती है। ये मैं कहता हूँ हर सूरत में, जैसे डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब कह रहे थे, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस दोनों अलग चीज हैं। ISF एक अलग चीज है, उसमें शमूलियत का पाकिस्तान ने अभी तक फैसला नहीं किया। उस पर इंडोनेशिया भी जो है एतराज कर चुका है, और मेन जो उसमें एतराज की वजह पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक ने जो की है वो यही है कि जो इस्लामी ममालिक की फोर्सेज अगर ISF में शरीक होती हैं, वो हमास को गैर मुसल्लह करने के मिशन में शरीक नहीं हो। वैसे गजा के अंदर अमन का क़याम, ये तमाम तर चीज़ें उसमें पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें सफारती ज़रियों के ज़रिए एक इंतहाई अहम चीज़ ये भी पता चली है कि इजराइल ISF में पाकिस्तान की शमूलियत के खिलाफ है। इजराइल की इस हवाले से क्लियरेंस नहीं है, इजराइल नहीं चाह रहा, क्योंकि गजा के ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें अमेरिका और इजराइल, इनकी मुशावरत, इनके फैसले, इनकी चीज़ें वो बहुत अहमियत रखती हैं। तो अभी तक हमारी इत्तला के मुताबिक इजराइल ने पाकिस्तान के लिए क्लियरेंस नहीं दी ISF के अंदर,
बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शामिल हो चुका है। इसराइल को ये बात हट गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत, इससे पहले शर्म अल शेख ने जो पीस प्लान था उसके डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत, और अभी डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस के ऊपर बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दस्तखत और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की शमूलियत हमारे सिपा सर। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंटली जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहस चल निकली है कि क्या ये कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ खड़ी हो रही है। अच्छा, अगर हो रही है, किन मामलात में लोग इसके बारे में सोच रहे, क्यों ये बातें सामने आ रही हैं? ट्रंप तो खुद भी इस पे बात करें, वहाँ पर 5 वीटो पावर्स हैं, यहाँ पर एक शायद ट्रंप ही होंगे जिनके पास सारी पावर होगी, लेकिन यहाँ पर जो मुल्क शामिल हैं वो हरगिज़ किसी एक की इमा पर काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ मामलात को देखना है। भारत कश्मीर पर जो जुल्म कर रहा है, बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से ये खदशात भारत को थे और हमें तो इसकी उम्मीद है कि हम इसके ज़रिए आगे बढ़ के बहुत सारे मामलात को ठीक करेंगे। वो करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा में रखी गई थी कश्मीर को लेकर, क्या अमल हुआ उस पर? पूरी दुनिया ने क्या किया आज तक? उसका कुछ हुआ? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या वाकई किसी और चीज़ की अब ज़रूरत है पूरी दुनिया को? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अभी तमाम हज़रात ये जिक्र कर रहे थे डॉक्टर सजाद साहब कि क्या कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा हम नहीं कर रहे हैं, अमेरिकी थिंक टैंक इस पे बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप ने भी खुद इस पे कुछ बातें कर रखी हैं। अच्छा, जो मसला था कश्मीर का सालों साल से चला आ रहा, क्या किया अक़वाम मुत्तहिदा ने? अभी भारत के हवाले से वहाँ पर दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं, भारत टेररिस्ट मुल्क है, भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में इंसर्जेंसी कर रहा है। क्या किया अक़वाम मुत्तहिदा ने? क्या रोक टोक लगाई अक़वाम मुत्तहिदा ने? उनका एक एजेंट जो पाकिस्तान में तबाही मचाने में मसरूफ़ था वो पकड़ा गया रंगे हाथों। क्या किया अक़वाम मुत्तहिदा? अच्छा, इसमें अरसलान साहब दो पहलू हैं। एक तो जो प्रोपेगेंडा है, यूएन फिर भी एक हद तक अगर बात की जाए तो जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें 2 जो है हमारे उनके साथ सिफारती ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ इकनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, तो हमारे लिए उसका होना जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। इंटरनेशनली जो है गो के वो गैर मौसर रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है और क्यों इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका एक पस मंज़र है। देखिए, लीग ऑफ नेशन के बाद यूएन का जो क़याम था वो भी ताकतवर ममालिक को अपने मफाद के लिए एक ज़ेली इदारा चाहिए था। तो ब्रसेल्स में जितने ममालिक सर जोड़ कर बैठे थे उनके आपस के मफाद थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसने हालिया 2 रेजोल्यूशंस जो हैं उसमें आई हैं, आपने देखी होगी कि यूनानिमस, जिसमें गज़ा में जंगी जो जराइम हुए हैं और जो जेनोसाइड हुआ है उस पर खुल के बात हुई है, और 2 रेजोल्यूशंस है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुतादिद बार इस जंगी जराइम के मुर्तकिब शख्स को ललकारा है। शायद हम ये बात भूल रहे हैं, गो के मुअस्सर नहीं रहा उसका इतना, लेकिन उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की एक रूलिंग भी पढ़ लें जो कि अगेंस्ट इजराइल गई है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का इसमें हिस्सा है, आपने अभी हालिया देखा होगा कि उन्होंने WHO के हवाले से कह दिया कि हमने हाथ उठा लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अब उसकी वजह क्या है? WHO का भी एक हद तक किरदार है गजा में गजाई अजनास का या उसकी ज़रूरियात पूरी करने का। अब ये जो WHO का खात्मा, यूएन का मतबादिल जो बार बार प्रोपेगेंडा करना, वो अमेरिका के मफाद को अक्सर नुकसान पहुंचाते, गो कि अमेरिका सुनता नहीं है। अभी भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात कही थी, उसने कहा मैं अपने हाई मॉरल ग्राउंड पे ही फैसला करूंगा, ये मेरी मोरालिटी पर ये डिपेंड करता है कि मैं क्या करूं, ये मैं क्या ना करूं, मेरी मर्जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये यूएन का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है, जैसे डॉक्टर शाजिया ने आपको कहा, मतीन हैदर साहब ने भी आपको समझा दिया, ब्रिगेडियर साहब ने भी आपको बताया, इसको हरगिज यूएन का मुतबादिल आप नहीं समझ सकते। यूएन की अपनी पूरी एक बॉडी है, उसकी अपनी सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर उसके नीचे उसके ज़ेली इदारे हैं जिसमें WHO है, वर्ल्ड बैंक और दीगर उसके ज़ेली इदारे हैं, तो ये उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि मेरा अपना नुक्ता नज़र है, ये मेरी राय है कि इस गजा बोर्ड ऑफ पीस में एक फेस सेविंग चाहिए नेतन्याहू को, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे चुका है, उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हो चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक, आप समझ गए। तो गजा बोर्ड ऑफ पीस में गो के पाकिस्तान के हवाले से और तुर्की के हवाले से सीरियस कंसर्न्स उसके हैं, लेकिन जैसे कि आपको मतीन साहब ने कहा कि स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान हिस्सेदार है, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी फोर्स है या फोर्सेज हैं उसमें पाकिस्तान ने इसलिए उसमें शमूलियत नहीं इख्तियार की क्योंकि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम
हमास को गैर मुसल्लह होने के हवाले से अपना वाज़ेह और दो टोक मौका। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, गजा जलता रहा, अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयानबाजी, इजलास और इस तरह की चीज़ों तक रहा। फिर हमने देखा बोर्ड ऑफ पीस का मामला सामने आ गया। पहले तो इसके खदोखाल समझ नहीं आ रहे थे, अब सब चीज़ें सामने आ रही हैं, चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। ग़िज़ाई किल्लत रही गज़ा में, क्या फ़लस्तीन भर में लोगों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना रहा। खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, वही ऑर्गेनाइजेशन मारती थी, वही ऑर्गेनाइजेशन खाना देने के लिए बाहर बुलाती थी। अजीब सिचुएशन थी। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक बॉडी सामने आई है बोर्ड ऑफ पीस के तौर पे, क्या वाकई जो लोग सोच रहे हैं कि ये पैरेलल बॉडी हो सकती है? कश्मीर का मसला भी सालों से ऐसे ही पड़ा है, तो क्या कश्मीर का मसला हल करने में, इन चीज़ों में अगर ये बॉडी आगे बढ़ जाती है तो क्या बनेगा फिर अक़वाम मुत्तहिदा उसके स्टेटस का? इसके दो आंसर्स हैं आपके सवाल के। पहली तो है बोर्ड ऑफ पीस, इसका ओवरऑल मैंडेट जो है वो बहुत लिमिटेड है और इस वक्त फोकस्ड है गजा पे, बट इट शुड इंक्रीज आफ्टर गजा और पैरेलल टू गजा। फॉर एग्जांपल कश्मीर जो आपने कहा है, क्योंकि खुद अमेरिका कहता है, अमेरिका के सदर ने 20 दफा कह दिया या 200 दफा कह दिया है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट की और मिलियंस को बचाया। ये वो खुद कह रहे हैं, ठीक। सो एंड जिसके लिए वो नोबेल पीस प्राइज इस और बाकी जंगों के लिए भी वो क्लेम करते हैं। सो हमारा काम है, आई एम रिपीटिंग, हमारी जो डिस्कशन है पाकिस्तान में जनरली वो नेशनलिस्ट नहीं होती। आप देखें, ईरानीज को सुने, टर्क्स को सुने, किसी को सुन ले, इसराइलीज को सुन लें, सऊदीज को सुन लें, वो प्योर अपने मुल्क के एंगल से बात करते हैं। हमारा फोकस बोर्ड ऑफ पीस में होना चाहिए कि नंबर 1 गाजा, क्योंकि ज़ारा उसके लिए बने, एंड नंबर 2 कश्मीर। ये मैं आप पहले भी कहता हूं, आई एम रिपीटिंग, इट इज आवर जॉब, यानी पाकिस्तानीज की बात कर, ऑल ऑफ अस, गवर्नमेंट, स्टेट, मीडिया, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एबीसी, कि आप कश्मीर को उठाएं, उसके अंदर वो कश्मीर को सॉल्व कर सके ना कर सके बोर्ड ऑफ पीस, कम से कम उसको ग्लोबलाइज तो कर सकता है ना। बिल्कुल, तो जो कर सकते हैं वो तो अचीव करें। ये पहला सवाल पॉइंट हो गया। और दिस कैन फैसिलिटेट द प्रोसेस जो कश्मीर का है, क्योंकि इंडिया तो कश्मीर का नाम ही नहीं सुनना चाहता। तो इसमें चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इसके है, तो दूसरा इसका फायदा होगा। और इंडिया ऑलरेडी डिनाइल में है जब मई 2025 के रिजल्ट्स को, कि वो इंडिया अगर उसको डिनाई करेगा तो इट विल कम इन क्लैश विद प्रेसिडेंट ट्रंप्स विजन, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। तो मैं बार बार रिपीट करता हूं, थिंक पाकिस्तान। अगली बात, आपका सवाल है यूएन का। देखें, लीग ऑफ नेशंस क्यों खत्म हुई थी? बिकॉज इट फेल्ड टू प्रिवेंट द ग्रेट वॉर्स। ट्रू। ये जो यूएन की बात करते हैं, यूएन इज पार्ट ऑफ द, यानी ये हिस्सा है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर था ना, जिसके अंदर 2 सुपर पावर्स निकली उस जंग के नताइज में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। एक का कैपिटल वॉशिंगटन और दूसरे का मॉस्को, कैपिटलिस्ट अमेरिका एंड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सोवियत यूनियन। और फिर उन्होंने तो बाइपोलर एरा जिसको कहते हैं, उसने दुनिया को डिवाइड किया। लेकिन उसके अलावा कुछ चाइना, फ्रांस, यूके, ये उसके मेंबर्स बन गए सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट। अब जो दुनिया है और आगे जो आ रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें रिटर्न ऑफ जियो पॉलिटिक्स, द राइज ऑफ मिडिल पावर्स और बहुत सी वो लंबी तकरीर है, मैं अभी नहीं करता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जियो पॉलिटिक्स है। लेकिन ये बदलती दुनिया है। तो इस सेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप इज राइट, वो ठीक कह रहे हैं, अगर जो वो अपने एंगल से कह रहे हैं। हमें इसको अपने एंगल से कहना चाहिए कि या तो यूएन को रिफॉर्म करो, जिस तरह आप कश्मीर का, आप हर दफा जाते हैं रस्मी तौर पे तकरीर कर देते हैं, कश्मीर की मसला हल ही नहीं होता या कुछ आगे नहीं बढ़ता। ये जो कंडेमनेशन वाली बात है ना, ये कंडेम हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, दिस इज ऑल नॉनसेंस एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरी तरफ से। ट्रू। आपने मसला कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे जाए आप। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है कि, और उसमें आपने डिमांड ही नहीं की, पाकिस्तान ने खुद नहीं की कभी, कि इंडिया की आर्मी कश्मीर से निकले। भाई आप गजा की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आपका मसला तो कश्मीर पहले है गजा से, पानी वहां से आता है, कश्मीर हमारा है, जमीन हमारी, लोग हमारे, सारी जंगें हुई, अगली न्यूक्लियर वॉर होगी तो इस बात पे हो। सर उसकी तो टेक्निकल रीजन आपके सामने है ना, ओआईसी आपकी बिल्कुल एक डब्बे में है, वो एक बार इजलास करती है, सुषमा स्वराज को बुला लेती है वहां पर और उन्हें कहती है चूंकि मुसलमानों की अकलियत वहां पर भारी भरकम है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सुषमा स्वराज को बुला लेते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा में तो जाहिर है आपकी लॉबिंग उस तरह हो ही नहीं सकती थी अगर ओआईसी ये काम कर देगी। आपने बड़ा सही ये पॉइंट उठाया डॉक्टर शाजिया, प्लीज इस पे आपका व्यू। देखें, हम बहस में थोड़ा सा आगे निकलेंगे, थोड़ा सा हम इररेलेवेंट बहस की तरफ जा रहे हैं। हम एक थिंक टैंक को डायरेक्ट ही यूनाइटेड नेशन के साथ मिलाने पे आ गए हैं। जैसे मैंने हम्बली अर्ज किया कि ये एक थिंक टैंक की मेकिंग है
और एक ख्वाब है ट्रम्प का कि जी मैं दुनिया में पीस कायम करूंगा, तो हम रियलिस्टिकली सोचते हैं कि कितना पीस कायम होना है। हाँ, हमारी ख्वाहिश जरूर है कि वो इसके अंदर कश्मीर को ऐड कर लें, उससे उसकी कॉज एम्पलीफाई जरूर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जितना भी डिफंक इदारा हो, जैसे कि डॉक्टर सजाद कह रहे थे, बहरहाल उसको उसकी फंडिंग ही जो है वो पूरी करना जो है पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस की बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मेंबरशिप पे बेस कर रही है और आधी दुनिया जो है उसमें शमूलियत के लिए तैयार नहीं है। और जो उसमें शामिल हुए हैं वो इस वक्त सोलली सिर्फ एक पर्पस के लिए कि इस वक्त गजा का मसला हल हो जाए। आप अगर उसकी लिस्ट देखें जो 15-20 ममालिक उसके मेंबर बने हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो कंसर्न करते हैं मीना से, रीजन से, गल्फ से और हमारे से, और कोई यूरोपियन उसके अंदर शामिल नहीं है। और जहां तक बड़ी पावर की बात है, पुतिन है, शी जिनपिंग है, तो पुतिन ने कहा है कि हाँ अच्छा आइडिया है, मुझे इसकी मेंबरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे $1 बिलियन मेरे फ्रोजन एसेट्स जो तुम्हारे पास है उनमें से ले लो। तो चाइना और रशिया यूनाइटेड नेशन की बहुत बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में एक है रूल बेस्ड ऑर्डर और एक है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का अगर हमें कहीं चार्टर या मैंडेट मिलता है तो वो यूनाइटेड नेशन में मिलता है। और हम जैसे ब्राउन यहाँ के लोग, पिसे हुए ग्लोबल साउथ के, ये तो बात करें कि यूनाइटेड नेशन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब अगर ट्रंप ने उठकर कह दिया है कि यूनाइटेड नेशन ने उनके लिए भी कुछ नहीं किया, तो फिर हम बहुत साइड ट्रैक पे हो जाएंगे। उनकी अपनी मुखासमत है, वो पूरा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन डिसमेंटल करना चाहते हैं, डिफंक करना चाहते हैं। ये इतनी सी बात अगर हम अपने दिमाग में बिठा ले कि बोर्ड ऑफ पीस इज अ थिंक टैंक और मैक्सिमम इज एन एनजीओ, तो हमारे सारे टेंट्रम वहीं पे खत्म हो जाएंगे। उसके कवर में गजा का जो है वो प्लान है, और गजा के प्लान में मेरी गुजारिश ये है कि फलस्तीनी अब खुद बहुत एक्सटेंसिवली शामिल हो गए हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान की तरफ तोपों का रुख आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए नहीं करना चाहिए। तो उसमें फलस्तीनी जो रिप्रेजेंटेटिव है अली शाह, हमास जो है उन्होंने कहा है कि अंडर द प्रेमाइस ऑफ दैट एग्रीमेंट हमास एज अ पॉलिटिकल बॉडी वहां पे रह सकती है, तो वो एग्री हैं। गजा को 2 हिस्सों में बांटकर एक के अंदर मॉडल गजा बनाया जा रहा है, जिसे न्यू रफा या अमाराती कॉरिडोर भी कहा का नाम दिया। अब आप पूछेंगे जी अमाराती क्यों, तो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगी। फिर वहां पे अमाराती पेडागोजी और अमाराती करिकुलम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को फंडामेंटली डी रेडिकलाइज किया जाएगा और बाकी आधा गजा जो है वो खंडर का खंडर रहने दिया जाएगा। सैटेलाइट फुटेज बता रही है कि गजा को दरमियान में खंदक से काट दिया गया है। तो अब दुनिया में होगा ये कि जितना भद्दा दाग उनके मुंह पे लगा है, अब जेनोसाइड को साबित करने के लिए ये कहा जाएगा कि देखें इनके करिकुलम में प्रॉब्लम है, इनको हम सिविलाइज्ड अमाराती करिकुलम और पेडागोजी लेके आए हैं, क्योंकि अमाराती जो हैं वो नहीं हमसे लड़ते। हमने इनको अमाराती मल्टीप्लेक्स और डुप्लेक्स बना के दिए हैं। इतना बायोमेट्रिक सिस्टम है, डिजिटल करेंसी है, तो जितने साफ सुथरे डीमिलिटराइज हो गए हैं, जो हैं वो डी रेडिकलाइज हो गए, वो तो हम आधे यहाँ पे ले आए हैं। बाकी डिजर्व करते थे, और जो जिनकी लाशें और हड्डियां इन बिल्डिंग्स के नीचे हैं वो भी डिजर्व करते। तो आप इतनी दूर तक मत जाया करें। हमारा मसला ये है कि हम सारे सोशल मीडिया स्कॉलर्स हैं, हम बस बैठ गए जी बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस। और इस्लामाबाद में हर दूसरे रिटायर्ड ऑफिसर ने जिसका कहीं हाथ पड़ता है उसने एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, तो वो क्या यूनाइटेड नेशन का वो बाईपास कर देगा? यूनाइटेड नेशन है। बहुत अच्छे डॉक्टर शाजिया, बहुत अच्छे, बहुत 100% आपने बिल्कुल ठीक अच्छा कहा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत बोल्डली आपने एक स्टेटमेंट दिया। अब आपकी खैर नहीं, सारे जो रिटायर्ड अफसर और मैंने इंडोर्स किया, मेरी भी खैर नहीं है। अच्छा नहीं, इंडोर्स तो बघेरी साहब भी कर रहे हैं साथ ही। अच्छा मतीन साहब, सर प्लीज़ ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कश्मीर का मसला बिलफर्ज इसका अगला स्टेप उस पर उठता है। अभी जो टेक्निकलिटीज़ अभी डॉक्टर शाजिया ने बताई बहुत अच्छी, कि कैसे कहाँ 2 हिस्सों में गजा को कैसे डिवाइड। हमारा होना वहाँ इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ खुद हमास बाकी फ़लस्तीनी लीडरशिप मौजूद है, तो हमें क्या, हमें बुलाया गया तो हमें जाना चाहिए, हमें क्यों पीछे हटना चाहिए? हम अगर वो सीट छोड़ देते तो बड़ा मसला होता। सर ये जो अक़वाम मुत्तहिदा उसका रोल जो डिफंक हो गया आपके सबके सामने, फ़र्ज़ करें बिलफर्ज कश्मीर का मामला यहाँ से कोई इनिशिएट हो जाता है, तो वो करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा की थी सालों साल पड़ी रही, तो दुनिया तो सोचेगी ना कुछ और। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। लेकिन आपने साथ ये कहा कि दुनिया तो सोचेगी, तो दुनिया तो सोच भी रही है कि आज 77 ईयर्स हो गए अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी सलामती कौंसिल कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए कुछ नहीं कर सकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस सीज़ फायर करवाए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान।
सीज फायर के साथ ये भी तय हुआ था कि दोनों ममालिक मिल बैठेंगे, लेकिन भारत उससे भी इनकारी है। लेकिन ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि अगर बोर्ड ऑफ पीस में इम्कानी तौर पे मुस्तकबिल में कश्मीर का मुद्दा सामने आता है तो फिर हिंदुस्तान के लिए राय फरार नहीं होगी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, या आपने जो सवाल छोड़ा है अक़वाम मुत्तहिदा के सिस्टम के ऊपर, लेकिन के जी वो सिस्टम कहाँ जाएगा? आपने ये भी देखा कि गजा का भी जो पीस प्लान था उसकी इंडोर्समेंट अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने की। तो आप इसको अभी गैर मौसर अदारा अक़वाम मुत्तहिदा को, उसकी जनरल असेंबली को, उसकी सलामती कौंसिल को अभी मत समझें। वो उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, पीस ऑफ बोर्ड की अपनी जगह पे। अगरचे के ट्रम्प कह चुके हैं कि पीस ऑफ बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल होगा, ये नहीं हो सकता। ये एक प्राइवेट बोर्ड है, एक पीस बोर्ड है, मल्टीलैटरल हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारी कौमें इसमें शामिल हैं। इसी तरह चीन के भी इदारे, दुनिया भर में मुख्तलिफ इदारे बनाए हुए सालिसी के लिए, तनाज़ात के हल के लिए। तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये मुतबादिल हो सकते हैं। मैं सर ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल मैं आपसे चाहूंगा, चूंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इन चीजों को देख रखा है, कवर कर रखा है, आप उन इजलासों का हिस्सा रहे। ये जो एक पहले इदारा बना वो खत्म हुआ कि दुनिया में अमन कायम नहीं कर सका, ये अगला इदारा है। दुनिया में जहां जंग हुई वहां आज तक जंग चल रही। मुस्लिम ममालिक को देख लें तो हालात बुरे हैं। यूक्रेन वॉर पे सबको तकलीफ उठती है, बड़ी जल्दी इसका खात्मा कर दें। दो यूरोपीय ममालिक के दरमियान मसला हो तो जल्दी से मामला उठ जाता है। ग्रीनलैंड का मसला आ जाए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जहां कश्मीर का मसला हो, इराक का मसला हो, ईरान का मसला हो, लीबिया का मसला हो, कोई नहीं आगे आता। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जहां ये मसाइल हैं, जहां पे सूडान के अंदर खलफशार है, लीबिया के अंदर इस वक्त दो गवर्नमेंट्स चल रही हैं, सूडान के अंदर दो हुकूमतें चल रही हैं, यमन के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, और इसी तरह बाकी मुसलमान मुल्कों के अंदर भी इस वक्त शोरश है। आपने खुद देखा एक माह कबल किस तरीके से एक मुल्क के जंगी तैयारों ने एक और अपने ही पाकिस्तान के बरादर मुल्क के शिप के ऊपर वहां पे यमन के साहिल के करीब बमबारी की। इसी तरह आपके दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उनका रोल सूडान और लीबिया के अंदर है, इसी तरह उनका रोल सोमालिया के अंदर। तो हमें खुद देखना है कि विद इन इस्लामिक दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर हम खुद इस वक्त मुनकसिम हैं। वो पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर हैं, वो रिलीजियस लाइंस के ऊपर हैं, वो पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर हैं। इस्लामी दुनिया इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है, मैं अगेन बात करूंगा मार्का हक की, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतेह हासिल की, उससे पाकिस्तान को 3 बड़ी कामयाबियां। एक पाकिस्तान का तस्वीराती आउटलुक, यानी उसकी स्ट्रेटेजिक आउटलुक दुनिया में रीस्टैब्लिश हुई, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी स्टैब्लिश हुई, और पाकिस्तान का नाकाबिले तस्वीर दिफाई निज़ाम जो चीन के तावन से था वो दुनिया में उसकी रेट एस्टैब्लिश हुई। तभी तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान भी अब दफाई मायदा करने जा रहे हैं। ये सऊदीया पाकिस्तान के दफाई मायदे से यकसर मुख्तलिफ होगा, और जब ये मायदा हो जाएगा, अभी देखिए आइंदा चंद हफ्तों या महीनों में इसकी नोक पलक दुरुस्त की जा रही है, ये एक और हलचल मचाएगा दुनिया के अंदर। तो दुनिया में बाकी ममालिक भी पाकिस्तान से ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि हम भी पाकिस्तान के साथ ऐसे ही दफाई। मैं सर ये बात तो सर मैं पहले अपने इंट्रो में कहा, जिस जगह को हम तरसते थे कि यहाँ मैं खड़ा पाकिस्तान को देखूं, मेरे तो शायद फादर भी चले गए अल्लाह के पास, यही सोचते कि पता नहीं कब पाकिस्तान को मैं यहाँ खड़ा देखूं। आज हम देख रहे हैं तो खुशकिस्मती हमारी कि दुनिया में हम अपनी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन, पैराडाइम शिफ्ट हो गया, एक सोच का पैराडाइम शिफ्ट हुआ, स्ट्रेटेजी का पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ताकत का पैराडाइम शिफ्ट किया पाकिस्तान ने 10 मई को। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि किसने क्या किया और इसने क्या किया। नेटो ने क्या किया, G20 ने क्या किया, वो यूरोप की डेमोक्रेटिक कॉरिडोर ने क्या किया, वो श्रीनगर में होने वाली G20 का जिसमें एक रीजन को जो है ना उसके लिए एक नया फार्मूला लेकर आए, उसने क्या किया। इस बातों में हमने नहीं पढ़ना। आज तक हम अक़वाम मुत्तहिदा की, UN की मोर देन अराउंड अगर मैं गलत ना हूँ मतीन हैदर साहब, 13 रेजोल्यूशंस जो हैं वो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, अभी रिसेंटली भी उसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया है। ये एजेंडा लेकर हम पूरी दुनिया में फिरते हैं तो यही हमारे लिए काफ़ी है। हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग जो जजमेंट है वो हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम ये समझते हैं कि कोई इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी बना बैठते हैं। हम तो ये गलत काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर शाजिया ने जिस तरह कहा, तो डॉक्टर शाजिया मैंने इसलिए इंडोर्स किया, मैं मुख्तसर वक्त चाहूंगा, 2020 में 2020 में मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, मेरी किसी थिंक टैंक से मुलाकात करवाई गई। उन्होंने कहा जी हम अफगानिस्तान में सॉफ्ट इमेज बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान का,
तो उनमें से 2 लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा आपको पर्शियन आती है? बोला नहीं। एक से मैंने कहा आपको पश्तो आती है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा आप इररिलेवेंट लोगों को, यानी गैर मुतल्लिका लोगों को, जिनको ग्राउंड रियलिटी का उस लैंग्वेज का ही पता नहीं है, उनको बेचकर आप क्या जो है सॉफ्ट इमेज बिल्ड करवाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, मतीन हैदर साहब, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। एक ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, ये जो घरेलू तशद्दुद के खिलाफ नया कानून नाफिज हुआ है, बहुत सारे लोगों को इससे क्यों परेशानी हो रही है और क्या है इसके महरिकात, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, जरा ये घरेलू तशद्दुद के खिलाफ जो नया कानून नाफिज हुआ है, बड़ी आम पेशरफ्त है। बीवी को धमकी देना, तलाक की धमकी। अच्छा, ये हमारे यहाँ बहुत उमूमी फैक्टर है कि गैर ज़रूरी तौर पर छोटी छोटी बातों पर ख़वातीन को कमज़ोर समझ के ये तलाक की धमकियाँ दे दी जाती हैं। इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बच्चे तक सुनते हैं। इसको भी घरेलू तशद्दुद के ही तौर पर लिया जाता है। तो घरेलू तशद्दुद एक्ट 2026 है क्या? ख़वातीन, बच्चे, कमज़ोर अफराद का तहफ़्फ़ुज़, जिस्मानी नहीं ज़हनी और मुआशी तशद्दुद से भी बचाना, ये सब क्या है, इस पर बात करेंगे। माहिर कानून इमरान फ़िरोज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा सर बताइए, ये घरेलू तशद्दुद एक्ट 2026, एक तो सोशल मीडिया पर जो बताया जा रहा है वो क्या है, और एक हमें बताएं क्या जी घूरना, खातून को घूर भी नहीं सकते, और ठीक है ये बहुत सारी चीज़ें शायद हमारे यहाँ नॉर्मल ली जाती होंगी आज से पहले, लेकिन मगरिब के माशरे में तो ये सब इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इट टुक अस लाइक 75 ईयर्स कि हम इस स्टेज पे पहुंच सकें कि जहां हम ख़वातीन के, बच्चों के, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात करते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि 75 ईयर्स तक हमारे पास कोई इफ़ेक्टिव लेजिस्लेशन मौजूद नहीं थी जो इस सब्जेक्ट को स्पेशली, जो कि बड़ा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से है, उस हवाले से हमारे पास कोई लेजिस्लेशन मौजूद नहीं थी। आप इंटरनेशनली बात करें तो वहाँ पे सदियों पहले ऐसे कवानीन इम्प्लीमेंट हो गए थे कि जहाँ पे इस किस्म के इश्यूज़ पे लेजिस्लेशन मौजूद थी और इफ़ेक्टिव पनिशमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड थी। आप अपने हमसाए की बात करें तो इंडिया में भी इस हवाले से लेजिस्लेशन हमसे पहले की मौजूद है और इस हवाले से इफ़ेक्टिव इक़दाम जो हैं उठाए गए हैं। तो मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत थी। और एक तो जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ रिपोर्टिंग जो कि की जा रही है, कि जहाँ पे, और उसमें सदाकत भी कई चीज़ों में नहीं, जहाँ पे डिफरेंट किस्म की मीम्स हैं कि जी अब से बीवी को घूरेंगे तो आपको FIR हो जाएगी और आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो इस तरह की कोई चीज़ इस एक्ट में मौजूद नहीं है। उस एक्ट में मौजूद क्या है उस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये जो एक्ट है ये सिर्फ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं करता, ये तमाम वीक सेगमेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर शामिल हैं, या कोई और जो स्पेशल नीड्स के साथ कोई तबका है जो किसी भी हवाले से वल्नरेबल है, तो वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगी, और उसका जो पैरामीटर्स है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कहा। इतना अरसा हो गया, आप और मैं, हम जैसे लोग जो वैसे ही चीज़ों को गुनाह समझते हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आए रोज़ घर पे बैठे लोग जो वीडियोज़ आती हैं बच्चों के तशद्दुद, ख़वातीन के तशद्दुद, उसको बड़ा टॉर्चर मानते थे, गुनाह मानते थे। तो ये तो गलत बात है ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा पहली बार युवा आप और मजीद बताइए कि डोमेस्टिक वायलेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स शामिल किए गए हैं। नॉर्मली जो हम डोमेस्टिक वायलेंस को समझते हैं कि अगर किसी को टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाएगी, तो हम ये समझते हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस है। जबकि डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो आपके जहनी तशद्दुद पे मुश्तमिल है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे मुश्तमिल है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियों की सूरत में मौजूद है। और फिर जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कि उस खातून का, उस बच्चे का खर्च रोक लिया जाता है और उसको मजबूर किया जाता है कि वो उनकी डिमांड्स मांगे, वो भी उस तमाम चीज़ों को, कि वो इकनॉमिकल प्रेशर हो, वो सोशल प्रेशर हो, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हो, वो अदरवाइज टॉर्चर हो, उस तमाम को डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछना चाहूँ, हज़ारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों समझे आप, इस तादाद में बड़े केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के मौजूद हैं। और मैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के दोस्तों से बात करता हूँ, कहते हैं जी ये आप हज़ारों की बात कर रहे हैं, एक एक जगह पे लाखों लाखों केसेस मौजूद हैं। अच्छा, वो ऐसे ही रह जाते हैं जहाँ पर
कभी सबूत की बिना पर, कभी किसी चीज़ की बिना, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करवा कर, डरा धमका कर, और वही कमज़ोर सेगमेंट में बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं बड़े सेगमेंट, तो उनको मना लिया जाता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाता है। क्या इससे अब बचत हो जाएगी? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म भी डिफरेंट है। जैसे कि सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि शायद इसमें कोई एफआईआर हो जाएगी और लोग गिरफ्तार होंगे, तो ये मैकेनिज्म नहीं है। उसमें जो मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है कि वो जो खातून है, वो बच्चा है जो कि ऐसे किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, वो अपनी कंसर्न्ड कोर्ट जहाँ पे वो रिजाइड कर रहे होंगे वहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, और उस कंप्लेंट के पर्सन्स में कोर्ट के पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं। उसमें कुछ इंटरिम ऑर्डर्स जो हैं वो भी कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो कर सकते हैं, और उन इंटरिम ऑर्डर्स में कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो जो एग्रेसर है उसको ऑर्डर कर दे कि वो इस खातून से, इस बच्चे से दूर रहे। वो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि वो इस घर में नहीं रह सकेगा बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द विक्टिम। वो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर खर्चे का इशू है तो वो इस इंटरिम अरेंजमेंट में उसको इतना खर्चा जो है वो अदा करेगा। तो अच्छी बात है। उस हवाले से डिफरेंट इंटरिम ऑर्डर्स कोर्ट के पास करने का इख्तियार मौजूद है। और फिर अगर हम ये बात करें कि जब इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाएगा या कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि वाकई ही वो जो विक्टिम है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो फिर उस सूरत में 6 महीने कैद और कुछ जुर्माने की जो सजा है वो और ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद और जुर्माने तक जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक हो। अच्छा ये बताएं बिलफर्ज कि कभी ऐसा भी होता है ना, झूठा इल्ज़ाम भी, ज़ाहिर है मर्द पे आसान इल्ज़ाम है और ज़ाहिर कर भी लेता है मर्द ऐसे, लेकिन अगर झूठा इल्ज़ाम है तो जाहिर है उसके भी मुख्तलिफ मामलात होंगे, उसके भी पैराए होंगे। और क्या ये इन्वेस्टिगेशंस जिसको लेकर इस कानून के तहत होंगी, पुलिस इतनी इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसमें पुलिस इज नॉट इन्वॉल्व। अगर कोर्ट ये समझती है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो यस, पुलिस का इख्तियार, सॉरी कोर्ट का इख्तियार है कि वो इसको पुलिस को रेफर कर दे और उस पर कोई रिपोर्ट समन कर ले। तो अगर कहें कि स्ट्रेट अवे पुलिस का कोई इख्तियार है तो पुलिस का कोई इख्तियार नहीं है। कोर्ट खुद इसमें इंक्वायरी करेगी और वो एविडेंस को कलेक्ट करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि उस कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद जो एग्रीड पर्सन है दे हैव मेड आउट अ केस, तो जो अकॉर्डिंगली हमने पनिशमेंट बताई है सेक्शन 4 के हवाले से वो दी जा सकती हैं। और अगर कोर्ट को लगेगा कि ये कंप्लेंट फॉल्स फाइल की गई है तो कंप्लेंट तो डिसमिस होगी सो होगी, तो उसमें जुर्माने का इख्तियार जो है वो भी कोर्ट के पास मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, इस तरह के केसेस को पहले कैसे डील किया जाता था इस एक्ट से पहले? अच्छा, अनफॉर्चुनेट देखिए कि इससे पहले हमारे पास कोई कानून मौजूद नहीं है कि हमने पाकिस्तान पिनल कोड में 78 सालों में इस पर कोई कानून साजी नहीं। पाकिस्तान पिनल कोड में हमने एक अमेंडमेंट की, हमने सेक्शन 509 ऐड किया जिसमें खवातीन को अगर किसी किस्म की हरासियत का शिकार किया जाएगा तो वो सेक्शन 509A के तहत वो कोई FIR रजिस्टर करवा सकती थी, बट दैट वाज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहाँ भी कंप्लेंट थी और वो भी मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा इफेक्टिव कानून नहीं था। तो यही जो तमाम कमियां कोताहियां रह गई जो कि महसूस किया जाता रहा कि इस वीक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, तो उस प्रोटेक्शन को देने के लिए, उनको एक लीगल कवर देने के लिए मैं ये समझता हूं कि दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव लॉ। और अगर इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मिसयूज़ ना किया जाए, तो उस वीक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लीगल कवर और प्रोटेक्शन देने के लिए ये निहायत मुनासिब कानून है। अच्छा ये बताइए, फ़र्ज़ करें वो जो एक पहले सवाल था वो किसी और तरफ चला गया, किसी के खिलाफ अगर गलत एप्लीकेशन चली गई तो क्या उसको भी ये राइट होगा कि वो अपने डिफेंस के बाद इसके खिलाफ दोबारा कोई पिटीशन दायर कर सके? अगर तो इस कानून की बात करें तो इसमें तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा एक डेफेमेशन एक्ट मौजूद है कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ कोई फॉल्स प्रोसिक्यूशन लॉन्च करता है तो उस फॉल्स प्रोसिक्यूशन अगर वो फेल हो जाती है और ये जो शख्स है ये जीत जाता है कोर्ट से, इसके हक में ऑर्डर आ जाता है, तो इसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि ये डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है। ये डैमेजेस का सूट, इसमें कोई रकम की कदगन नहीं है, वो किसी भी अमाउंट के लिए जो ये समझता है कि वो एप्रोप्रिएट है इन सर्कमस्टांसेस में, तो वो एक लीगल नोटिस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और हमने देखा है कि कोर्ट्स ऐसे केसेस में डैमेजेस अवार्ड करती हैं। ओके, अच्छा ये भी होता है। अच्छा सर, अब ये बताएं इमरान साहब, जिस्मानी से हटते हैं, ज़रा ज़हनी के ऊपर आते हैं। मुआशी तशद्दुद और ज़हनी, ये खुद में एक बहुत बड़ा मसला है। मेंटल टॉर्चर लीडिंग टूवर्ड्स सुसाइड और दीगर ऐसे बड़े बहुत सीवियर मामलात हो जाते हैं। तो ये जो ज़हनी मामला होगा, इसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि इस पे ज़हनी टॉर्चर हुआ है? इसकी तो कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं होती। जी, जैसे मैंने पहले कहा
कि दैट ऑल शुड बी एविडेंस बेस्ड। अब आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपका कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि तमाम ऐसी एविडेंसेस जो कि आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी से मुमकिन बनी है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो कोई CCTV फुटेज हो सकती है, वो किसी शख्स की स्टेटमेंट हो सकती है, वो कोई फ़ोटो हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बतौर एविडेंस पेश करना चाहें वो आप बतौर एविडेंस पेश करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसी कोई शहादत मौजूद ना हो तो वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम दैट विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, बल्कि वाइटल इंपॉर्टेंस की वो एविडेंस होगी। और उसके अलावा अगर उसके पास, देखिए आप जब एक घर में रहते हैं तो उस घर में आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, पड़ोसी हैं के लोग और हैं जो बाकी- कि इस हवाले से अपनी शहादत रिकॉर्ड करवा सकते हैं, तो उन एविडेंस पे बेस करके इन केसेस को डिसाइड किया जा सकता है। अब हमने ना लोगों को क्या, पहले तो वालिदैन ने अपने बच्चों को ये बताना है। सबसे पहले बतौर वालिदा ये मुझ पे, मेरी अहलिया पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, मैं अपने बेटे को बताऊं। और जैसे अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं, अपनी बहन की इज़्ज़त करते हैं, ऐसे ही ख़वातीन की इज़्ज़त चाहे वो कोई भी हो, उसकी तकरीम लाजिम व मलजूम है। और अगर आपको उससे कोई परेशानी है आप उससे अपने मामलात को दूर कर लीजिए, लेकिन हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी को टॉर्चर, आपका राइट ही नहीं है किसी का भी। बहुत शुक्रिया इमरान फिरोज़ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।